नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम जल्दी आपके लिए एनसीईआरटी के तड़का के नाम से एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमने शुरुआत की है। तो आज की पहली क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री की जो 6th क्लास की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है आज उसको कवर करेंगे। इस प्रकार से एमसीक्यूज़ तैयार किए गए हैं जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और पूरा निचोड़ इस चैप्टर का निकालने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो जो इसमें से सही कथन को पहचानना है, कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, यानी कि गेहूँ और जौ की यहाँ पर बात हो रही है। गेहूँ और जौ को सर्वप्रथम उपजाया गया था। लेकिन अगर बात करें कि क्या इन्हें उपजाने का क्षेत्र है वो हिमालय और विंध्य पहाड़ी थी, तो इस कहेंगे हम नहीं, हिमालय और विंध्य पहाड़ी नहीं थी, बल्कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी इसमें इन फसलों को उपजाया गया था। वहीं गेहूँ और जौ को उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ से मिलते हैं। और चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो संत कबीर नगर लोहरा देव से प्राप्त होते हैं। ये एडिशनल जानकारी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु इसकी सहायक नदी के किनारे हुआ था। और दूसरा कह रहा है जो गंगा की सहायक नदी है उसके किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। जो इसमें है आरंभिक नगरों का जो विकास है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उन्हें किनारे जो विकास हुआ वो 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, बल्कि वह 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जितनी भी गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं सबसे पहले विकसित हुई थी। ये आप सभी जानते हैं, जो मेसोपोटामिया की और हड़प्पा की सभ्यताएं हैं वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पर ही यहाँ पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी की बात हो रही है। सोन नदी के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम भारत का मैप बनाएं तो उसमें सोन नदी है वो इस क्षेत्र में आएगी, नहीं उत्तर क्षेत्र में। तो इसमें जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। यानी कि जो गंगा के जो दक्षिण में है, गंगा के दक्षिण में सोन नदी, जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में उसे मगध कहा जाता था, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत ही एक प्रकार से अगर हम कहें समृद्ध राज्य के रूप में उभर कर आया था, सामने शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात की है, ध्यान से देखिएगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर में बहुत इस प्रकार से कन्फ्यूजन आता है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। इसमें पूछा नहीं। अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें हैं उन्हें पांडुलिपि कहलाती थी। जो अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पर आंसर सही होंगे। पहला स्टेटमेंट भी दूसरा स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। जो पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़, यहाँ पर ध्यान रखिएगा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियाँ थी वो पत्तों को काटकर, जो भुर्ज नामक पेड़ था उसकी छालों को काटकर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और वहीं अगर बात करें पांडुलिपियों की, तो पांडुलिपि में जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन भाषाएँ हैं उनका प्रयोग किया गया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा भी शामिल है। इसमें कभी भी मैचिंग के लिए आपको दे सकता है, तो इसलिए नहीं याद रखिएगा जो पांडुलिपि की भाषा है वह संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला स्टेटमेंट,
ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यहाँ पर बात की है केवल पत्थरों पर, अभिलेख कहलाते हैं। और सेकंड कहा गया है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका आंसर होगा केवल 2, यानी कि कभी कभी शासक यानी कि जो राजा महाराजा थे वो इस प्रकार से उत्कीर्ण करवाते थे अभिलेखों को ताकि आने वाले जो लोग हैं वो उसे देख सके, पढ़ सके और उनका पालन भी कर सके। जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें बात की गई है केवल पत्थरों की, जबकि यहाँ पर केवल पत्थर नहीं, पत्थर के साथ साथ यहाँ धातु का भी प्रयोग किया जाता था। पुराने टाइम में जो अभिलेख थे उसमें पत्थरों के साथ साथ धातु का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख, गांधार के अभिलेख की बात की जा रही है। अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? देवनागरी और ब्राह्मी दोनों में, या फिर यूनानी व अरामाइक में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरामाइक में जो है गांधार अभिलेख की बात की जा रही है यहाँ पर, किसी और अभिलेख की नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख की तो उसमें ब्राह्मी लिपि भी है, देवनागरी लिपि भी है और यूनानी अरामाइक कई सारी लिपि में उसने अपने अभिलेख लिखवाए हैं। लेकिन अगर गांधार अभिलेख की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी व अरामाइक। जब आगे हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो इसमें अशोक के बारे में, उसके अभिलेख के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आकेटक का मतलब पुराने टाइम में होता था शिकारी, आकेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते? इस क्वेश्चन में पूछा गया नहीं मिलते, यानी किस कहाँ से जो खाद्य संग्राहक है और आकेटक है यानी शिकारी के प्रमाण कहाँ से नहीं मिलते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चिरांद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की जो गुफाएं हैं इन सभी से जो है आकेटक और खाद्य संग्राहक होने के शक से प्रमाण मिलते हैं। अगर बात करें इन तीनों की तो इन तीनों में जो भीमबेटका है और हुंसगी है और कुरनूल है, ये जो तीनों के तीनों हैं ये तीनों ही यहाँ पर पूरा पाषाणी पुरस्थल हैं। जबकि चिरांद जो है यह नवपाषाणी पुरस्थल है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट काफ़ी। भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि हुंसगी जो है और कुरनूली गुफाएं जो हैं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कुरनूली गुफा है वहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिशनल जानकारी है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। राख के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कुरनूली गुफा से राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरास्थलों में से जो नवपाषाणी युग के पुरास्थल हैं कौन कौन से हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताइएगा कौन से हैं जो कि नवपाषाणी युग के पुरास्थल हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों के चारों ही जो है नवपाषाणी युग के पुरास्थल हैं, जिसमें मेहरगढ़ और बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा जो ये चारों के चारों ही नवपाषाणी युग के हैं। अगर बात करें मेहरगढ़ की तो मेहरगढ़ यहाँ पर बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जबकि कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदानों में विकसित होने लगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ वैसे वैसे ही तापमान में वृद्धि और घास के मैदान बने, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन होने के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे और जीवों की उत्पत्ति हुई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये भी बिल्कुल सही है, मछली जो है इसी काल में जो है महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी भोजन का। और तीसरा स्टेटमेंट है गेहूँ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गेहूं और धान जैसे अनाज जो प्राकृतिक रूप से यानी कि लोग बाग खेती करना सीख चुके थे। इस काल में मध्य पाषाण युग में खेती करना सीख गए थे, प्राकृतिक रूप से इसको उपजाने लगे थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है एक पुरास्थल है जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगर इसकी बात करें एडिशनल जानकारी की तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, जैसे कि हमने आपको भी बताया कि यह नर्मदा नदी के किनारे पर है और यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला के कुछ सुंदर चित्र मिलते हैं।
जबकि अजंता तथा बाघ के जो शैलकृत गुफा चित्र हैं ये मौर्य काल के बाद की, यानी कि मौर्य काल के बाद में इन गुफाओं का चित्रकला का जो है निर्माण हुआ था। और वहीं बात करें अमरावती, तो अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जा सकता है। इसे या तो शुंगकालीन या फिर सातवाहनकालीन मान सकते हैं अमरावती को। तो ये थी पूरी क्लास साथियों। हमने कोशिश किया है कि इस चैप्टर को इस प्रकार से तैयार किया जाए एमसीक्यूज़ को कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एडिशनल जानकारी भी हमने प्रोवाइड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहे हैं। इन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा लाइक करने के बाद अपने साथियों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे सीरीज़ में यहाँ पर एनसीईआरटी की। अब हम इस एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप सभी हमारा साथ दीजिए और हम इस बार एग्ज़ाम को निकाल कर रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,